हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपनी लूसेंट की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हैं। लूसेंट में हमने पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। उसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री तीनों की तीनों कंप्लीट कर ली है। वर्ल्ड हिस्ट्री हमने नहीं देखा क्योंकि उससे क्वेश्चंस कहीं आते होते हैं नहीं, तो फालतू क्या उसमें टाइम लगाना, इस वजह से हम उसको स्किप करके आज से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। और ज्योग्राफी में हम जहाँ भी ज़रूरत होगी वहाँ मैप वगैरह का इस्तेमाल करते चलेंगे। अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुई बताने लायक तो हम उसको भी बताते चलेंगे। जो पहला चैप्टर है उसमें तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा है नहीं जिसको आपको कुछ एक्स्ट्रा बताया जाए, लेकिन हाँ जो सौरमंडल वाला टॉपिक है इसी में है, आज ही की वीडियो में हम उसको देखेंगे। उसमें हम थोड़ा उसको डायग्राम वगैरह के माध्यम से देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और जो भी लोग यूपी के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं वो लोग यूपी स्पेशल जीके वाली सीरीज़ से ज़रूर जुड़ें, आपको उससे बहुत लाभ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो आप जुनून पढ़ाई का चैनल पे मेरे साथ देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं सर्वप्रथम जो का प्रयोग करने वाले हैं वो हैं इराटोस्थनीज। और ये जो है ये ग्रीक विद्वान थे। और ये ग्रीक कहाँ है, तो जो मिस्र है वर्तमान में, जिसको हम लोग मिस्र कहते हैं, उसी को ग्रीक कहा जाता है अंग्रेजी में। हाँ, और इनका टाइम पीरियड कब का रहा है, तो 276 से 194 ईसा पूर्व। आगे है कि यह शब्द ग्रीक भाषा यानी जो भूगोल है उसके बारे में बता रहे हैं कि यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल, पहला क्या है जियो जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और दूसरा है ग्राफोस यानी कि वर्णन से प्राप्त किया गया है। अगर हम दोनों को एक साथ रखेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, पृथ्वी का वर्णन। तो चलिए देखते हैं आगे कि भूगोल का जो नामकरण है, भूगोल के नामकरण और इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय जाता है वो यूनान के निवासियों को जाता है। हम देखते हैं जो हिकेटियस हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन। इसी में इन्होंने सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया। अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में ही मान्यता मिली। आगे हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो भूगोल है वो मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। और इसकी दो विचारधाराएं हैं। उन विचारधाराओं में जो पहली विचारधारा है वो है संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में स्वयं समर्थ होता है। वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं का उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार करता है। और इस विचारधारा को मानने वाले कौन हैं, तो वाइडल, डीला, ब्लास और फैब्रो। फिर जो दूसरी जो विचारधारा है वो है निश्चयवाद। और निश्चयवाद जो विचारधारा है उसकी क्या मान्यता है कि जो मनुष्य है वो सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित है, यानी कि मनुष्य खुद कुछ नहीं करता है, पर्यावरण के द्वारा ही सारी चीज़ें पहले से ही तय हैं। और बता रहे हैं कि मनुष्य स्वेच्छापूर्वक कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र बहुत कम है। और इस इस विचारधारा के जो समर्थक हैं उसमें कौन कौन आते हैं, तो आ जाएंगे रिटर और रैटजिल। आगे देखते हैं नवीन निश्चयवाद के संस्थापक थे ये कौन, तो रैटजिल जो है वो नवीन निश्चयवाद के संस्थापक माने जाते हैं। और इसी निश्चयवाद के और जो समर्थक हैं उसमें आ जाएंगे एलन सेम्पुल और हटिंगटन। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको कुछ समझाने लायक हो, ये सारी चीज़ें फैक्ट है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इसको देख लीजिए। बहुत कम ही क्वेश्चंस, मैंने तो कोई भी एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देखा है, बस यही देखा है कि ये जो कि क्या नाम है इनका, इरेटोस्थनीज, इन्हीं के बारे में चाहे जो पूछा जाता है। हम देखते हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनमें, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे भूगोल के जनक किसको कहते हैं, तो हिकेटियस को कहा जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक किन्हें कहते हैं, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को। व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। और जो भौतिक भूगोल के जनक हैं उन्हें हम किसको मानते हैं, तो पोलिडोनियन को मानते हैं। और सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है, तो कार्ल ओ सावर। और जो गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं वो कौन है, तो थेल्स व एनेक्सीमिंडर। और विश्व ग्लोब का जो निर्माता है वो कौन है, वो मार्टिन बैहम है। ये पूछे जाने लायक टॉपिक है। आगे हम देखते हैं कि विश्व मानचित्र जो है इसका निर्माण किन्होंने किया, तो अनेक्सीमिंडर ने। आगे देखते हैं भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है, तो ये हैं स्ट्रैबो। और स्ट्रैबो के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे हम देखते हैं जो भूगोल है उसकी कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, एक दो परिभाषाएं याद रखिएगा।
तो जो पहली परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? जो हमारी पहली परिभाषा है वो स्ट्रैबो के द्वारा दी गई है और इनके अनुसार भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं उनका ज्ञान प्राप्त कराना है। और ये कौन कह रहे हैं? तो ये स्ट्रैबो का मानना है। आगे हम देखते हैं जो कैलेडियस टॉलमी है, वैसे इनको सिर्फ टॉलमी कहा जाता है। तो जो कैलेडियस टॉलमी है इनका मानना है कि भूगोल जो है वो पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। और आगे हम देखते हैं कार्ल रिटर ने एक परिभाषा दी है कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं और उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। आगे हम देखते हैं आर्थर होम्स ने क्या परिभाषा दी है। तो आर्थर होम्स की परिभाषा को याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन भूगोल में किया जाता है जो मानव के रहने योग्य स्थान है। और ये किसका है? तो आर्थर होम्स। तो इनको ऐसे ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं। होम्स ने बता दिया है कि जो भूगोल है वो मानव का होम है, यानी कि उनके मानव के रहने योग्य स्थान है। तो हम अब देखते हैं अपने ब्रह्मांड को, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड कहा जाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय जो आकाश गंगाएं हैं यानी गैलेक्सीज हैं उनको सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? तो उनका जो सम्मिलित रूप है वही ब्रह्मांड कहलाता है। इसके कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे कि पहला जो सिद्धांत है वो महाविस्फोटक सिद्धांत है, बिग बैंग थियरी इसे कहते हैं। और ये किसके द्वारा दिया गया? तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ना, डायरेक्टली पूछी जाती है कि किनके द्वारा महाविस्फोटक सिद्धांत दिया गया, तो वो याद रखिएगा एब जॉर्ज लेमेंतेयर के द्वारा। आगे फिर देखते हैं अगला जो सिद्धांत है वो कौन सा है। अगला जो सिद्धांत है वो है साम्यावस्था या सतत सृष्टि। इसे साम्यावस्था, सतत सृष्टि या कि स्थिर अवस्था संकल्पना नहीं स्टडी स्टेट थियरी भी कहा जाता है। और किसके द्वारा दिया गया? तो थॉमस गोल्ड और हरमन बॉडी के द्वारा दिया गया। आगे इन लोगों ने इसको एक्सप्लेन भी किया है तो उसको आगे देखेंगे हम। जो दोलन सिद्धांत है यानी कि पल्सेटिंग यूनिवर्स थियरी, ये किसके द्वारा दी गई है? तो डॉक्टर एलन संडेजा के द्वारा। जो स्पीति सिद्धांत है वो देने वाले कौन हैं? तो एलन गुथ के द्वारा स्पीति यानी इन्फ्लेशनरी थियरी दी गई। आगे देखते हैं कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसके संबंध में जो बिग बैंग थियरी है वही सबसे ज़्यादा मान्य है। और आगे देखते हैं कि इसके जो प्रतिपादक हैं बेल्जियम के ये बेल्जियम एक देश है वहाँ के थे। और ये थे क्या? एक तो खगोलविद थे और दूसरा पादरी थे। पादरी लोग कौन होते हैं? तो जो लोग चर्च में रहते हैं, जैसे अपने यहाँ मंदिर के पुजारी होते हैं ना, वैसे वहाँ पे जो चर्च में रहते हैं उनको पादरी कहा जाता था। तो ये जो बेल्जियम के खगोलज्ञ और पादरी कौन थे? तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर। इन्होंने मिल करके ये जो सिद्धांत है महाविस्फोटक सिद्धांत इसको प्रस्तुत किया। आगे देखते हैं कि बाद में इन दोनों जन के बाद में जो रॉबर्ट वेगनर हैं उन्होंने इस सिद्धांत की व्याख्या की। और इस वजह से ज़्यादातर लोग ना महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थियरी को लेकर के रॉबर्ट वेगनर को ज़्यादा मान्यता देते हैं। आगे हम देखते हैं जो महाविस्फोटक सिद्धांत है वो आखिरकार कहता क्या है। तो जो महाविस्फोटक सिद्धांत है यानी जो बिग बैंग थियरी है वो क्या कह रहा है कि आरंभ में यानी स्टार्टिंग में जो भी आपको अणु, परमाणु या जो भी पदार्थ हैं दिख रहे हैं वो सारे एक जगह पर इकट्ठे थे। आगे क्या होता है? आगे फिर उनका जो घनत्व है, उनका जो आयतन है, उनका जो तापमान है वो सब बहुत ज़्यादा था, वो सब एकदम अनंत था। फिर अचानक से क्या होता है? इतना ज़्यादा ताप, इतना ज़्यादा दाब, इतना ज़्यादा घनत्व रहता है, फिर उसमें अचानक से विस्फोट होता है। जब उसमें अचानक से विस्फोट होता है तो जो भी चीज़ें हैं वो मात्र 2.5 सेकंड के भीतर ही बहुत दूर दूर तक फैल जाती हैं और जो आज हमें अपना ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है उसका निर्माण हो जाता है। तो हम देखते हैं क्या बता रहे हैं। तो इनका बताना है कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ जिसे महाविस्फोटक ब्रह्मांडीय विस्फोट यानी बिग बैंग कहा गया। आगे देखते हैं कि इस अचानक विस्फोट से
जो पदार्थ थे उनका बिखराव हुआ, जिससे समान पदार्थ निर्मित हुए। और इसके आगे फिर इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ। वैज्ञानिकों का जो है विश्वास है कि जो महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग की घटना है वो आज से, ये याद रखिएगा कब की घटना है, 13.7 अरब वर्ष पहले घटी थी। फिर महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब के बाद आज यानी कि 4.5 अरब वर्ष पूर्व जो सौर मंडल है उसका विकास हुआ, जिसमें ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण हुआ। फिर हम देखते हैं जो इस प्रकार बिग बैंग यानी जो अभी हमने देखा महाविस्फोटक परिघटना, इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और तभी से उसमें निरंतर विस्तार अभी जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में हम किसको लेते हैं, तो इसके साक्ष्य के रूप में आकाशगंगा में जो बढ़ती दूरी है उसके साक्ष्य को लिया जाता है। और आगे बता रहे हैं कि नासा का एक मतलब कि प्रोग्राम है जिसका नाम है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, और ये कब का है, तो 2001 में मतलब कि इस अनुसंधान में इसकी पुष्टि की गई। तो किसकी पुष्टि की गई, इसी बिग बैंग थियरी की जो पुष्टि है वो नासा ने 2001 में मैप यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब नामक अनुसंधान में की। आगे हम देखते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसके निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का विशेष योगदान है। तो किसका योगदान है, एडविन हब्बल का। आगे देखते हैं ब्रह्मांड के जो निरंतर विस्तारण के साक्ष्य हैं उसके रूप में अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना, अंतरिक्ष में रेडशिफ्ट परिघटना का अवलोकन तथा आधुनिक अध्ययनों में सुपरनोवा का जो अंतरिक्ष में विस्फोट होना भी क्या है, तो ये भी ब्रह्मांड के विस्तार के साक्ष्य के रूप में माना जाता है। नासा के बारे में यहाँ बताया गया है, जो ऊपर हमने देखा ना मैप प्रोग्राम, उसको लेकर के नासा कौन है, तो ये भी पता होना चाहिए। नासा जो है ना वो यूएस की स्पेस एजेंसी है। नासा जो है वो यूएस की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारे भारत देश की इसरो है, वैसे जो है नासा यूएस की है, और रसिया की है रोसकॉस्मोस, जापान की है जाक्सा। तो वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे, विविध में हम उसको देख लेंगे। हम देखते हैं नासा के द्वारा 30 जून 2001 ईस्वी को डेविड विल्किंसन के नेतृत्व में बिग बैंग थियरी की पुष्टि हेतु मैप परियोजना यानी कि माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब यानी कि मैप का शुभारंभ किया गया। मैप एक खोजी उपग्रह है और इससे जो प्राप्त चित्र हैं उससे बिग बैंग की पुष्टि होती है। 11 फरवरी 2013 में क्या हुआ कि 11 फरवरी 2013 को इस आधार पर नासा ने ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष निर्धारित करने की घोषणा की। तो ये जो अभी हमने ऊपर देखा कि हमारे जो ब्रह्मांड की आयु है या जो ये घटना बिग बैंग वाली हुई है ये कब हुई है, तो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। ये किसी और ने नहीं, नासा के द्वारा बताई गई यह डेट है। आगे हम देखते हैं कि डेविड जो विल्किंसन हैं इनकी सितंबर 2002 में मृत्यु हो जाती है। तो इनको सम्मानित करने के लिए या इनके सम्मान में जो ये मैप का नाम था उसका चेंज करके मतलब कि 2003 में क्या रख दिया गया, WMAP यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। हम आगे देखते हैं कि ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं उनको जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी शर्न ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जो मतलब कि लॉर्ज हैड्रन कोलाइजर यानी LHC नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये आपसे पूछा जाता है, मतलब पूछा जा सकता है कि जो ये LHC है ये मतलब कि किसके द्वारा संपन्न किया गया, तो हमें याद रखना चाहिए कि सर्न के द्वारा किया गया यानी कि यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा। फिर हम आगे देखते हैं सितंबर 2008 में जो ये मतलब प्रयोग इन लोगों ने किया था वो असफल हो, मतलब कि ये जो प्रयोग है वो सफलतापूर्वक किया गया, किंतु आगे चल कर के 2008 में ये असफल हो जाता है और इसमें जो है प्रोटॉन बीमों को लगभग प्रकाश की गति से टकराया गया तथा जो हिग्स बोसान हैं उनके निर्माण का प्रयास किया गया। माना जाता है कि जो गॉड पार्टिकल्स हैं उनके नाम से जो जाना जाने वाला हिग्स बोसान है, गॉड पार्टिकल्स को ही हिग्स बोसान कहते हैं। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हिग्स बोसान में ही ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं वो छिपे हुए हैं,
क्योंकि यह सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। कौन? जो हिग्स बोसान है वो सबसे बेसिक यूनिट माना जाता है। फिर आगे बता रहे हैं जो सर्न है, जो पूरा देखिए, इसने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज करने में सफलता हासिल की। इससे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के विषय में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। आगे हम देखते हैं, हालांकि ये इससे जो है, यहाँ इससे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था इससे ब्रह्मांड को जानने के विषय में विशेष उपलब्धि मानी जा रही। फिर हम देखते हैं, नोट में दिया हुआ है कि जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स हैं इनके बारे में कि इन्होंने 1964 में कॉस्मोलॉजी समझने के लिए गॉड पार्टिकल परमाणविक अवधारणा को पेश किया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक जो है सत्येंद्र नाथ बोस जी, उनके बोसन थियरी पर आधारित थी। फिर हम देखते हैं ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो हमारे जो ब्रह्मांड का व्यास है वो प्रकाश वर्ष है। और ये प्रकाश वर्ष क्या है, तो ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और ये मतलब कि हम लोग अपने घर से स्कूल जा रहे हैं वो वाली दूरी नहीं मापते हैं, ये बहुत लंबी दूरी मापने की इकाई है। आगे हम देखते हैं, ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सीज हैं, और जो प्रत्येक मंदाकिनी है इसमें अनुमानतः 100 अरब तारे होते हैं। हम देखते हैं मंदाकिनी क्या है, तो जो मंदाकिनी है वो तारों का एक समूह होता है जो कि धुंधला सा दिखाई पड़ता है, तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया के शुरुआत का गैस पुंज है, मंदाकिनी यानी कि गैलेक्सी कहलाता है। यानी कि तारों का एक समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़े और तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज हो, वही गैलेक्सी कहलाता है। हम देखते हैं हमारी पृथ्वी की भी अपनी एक गैलेक्सी है, ये पूछा जाता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दुग्ध मेखला या फिर आकाश गंगा या मिल्की वे। अब तक जो ज्ञात मंदाकिनियां हैं उनका 80% भाग सर्पिला यानी स्पाइरल है, ये आकार है सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल है। और इस मंदाकिनी को सबसे पहले जिसके द्वारा देखा गया था वो है गैलीलियो, तो इसको याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं जो आकाश गंगा है उसकी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं, तो देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, इनको याद रखिएगा कि आकाश गंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है, तो देवयानी है। और मतलब कि मंदाकिनी को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया, तो गैलीलियो के द्वारा। आगे हम देखते हैं जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी यानी गैलेक्सी है वो कौन सी है, तो वो ड्वार्फ मंदाकिनी है। तो ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इनको देखते चलिए। हम देखते हैं नेबुला यानी कि निहारिका के बारे में। तो नेबुला क्या है, ये एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहाँ पे तारों का जन्म होता है। तो नेबुला बस इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे तारों का जन्म होता है। फिर हम देखते हैं निहारिका में क्या है, तो निहारिका जो है उसमें धूल और गैसों का बादल होता है। निहारिका में धूल और गैसों का बादल होता है। सभी तारों का जो जन्म है वो निहारिका में ही होता है। सिर्फ कुछ दुर्लभ तारे हैं उनको छोड़ दिया जाए तो, जैसे न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर यानी कि ब्लैक होल, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो जो भी मतलब तारे होते हैं उनका जन्म नेबुला यानी कि निहारिका में ही होता है। वैसे भी न्यूट्रॉन तारे और श्याम बीवर मृत तारे माने जाते हैं, यानी कि जो ब्लैक होल और जो न्यूट्रॉन स्टार हैं उनको मृत यानी कि डेड स्टार माना जाता है। हम देखते हैं यहाँ पाए जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत प्लाज्मा गैसें होती हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि निहारिका जो है वो दो अलग अलग कारणों से बनती है। पहला है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दूसरा है किसी विस्फोटक तारे से बने सुपरनोवा से। तो निहारिका किन किन कारणों से बनती है, दो कारण, एक तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से और दूसरा अगर कोई तारे में बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ उसके बाद जो सुपरनोवा बनता है उसी से निहारिका का जन्म होता है, या निहारिका इसी की वजह से निर्मित होती है। फिर हम देखते हैं ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। तो सबसे मतलब कि पहले ब्रह्मांड का जन्म हुआ, उसके बाद फिर परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादल बन गए। आगे हम देखते हैं सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं इससे भी निहारिका का जन्म होता है। और इनके कौन से उदाहरण हैं, तो इसके उदाहरण है वेल और कर्क। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वेल और कर्क किसके उदाहरण हैं, तो सुपरनोवा के मतलब सुपरनोवा के उत्सर्जित पदार्थ से बनी निहारिका जो है उसके उदाहरण है वेल और कर्क। फिर हम देखते हैं निहारिका की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकता है। फिर हम निहारिका के कुछ
प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते नहीं हैं पर नॉलेज के लिए देख लीजिए, आखिरकार बुक में दिया हुआ है। तो पहला क्या है, तो उत्सर्जन निहारिकाएं। जो उत्सर्जन निहारिकाएं हैं ये बहुत सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं और ये बन रहे जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं तारे उनसे प्रकाशित होती हैं। और उत्सर्जन निहारिका के उदाहरण दिए हुए हैं चील एवं झील निहारिका। फिर हम देखते हैं जो परावर्तन निहारिकाएं हैं उनके बारे में। तो जो परावर्तन निहारिकाएं हैं ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं और साथ में ये तारे या ये जो तारे हैं या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में ही होते हैं। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो परावर्तन निहारिका के एग्जाम्पल हैं प्लेइडेस निहारिका। आगे हम देखते हैं जो श्याम निहारिकाएं हैं उनके बारे में। तो ये अपने पीछे से आने वाली प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा से बहुत दूर तक चीज़ों को नहीं देख सकते। तो हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक चीज़ों को नहीं देख सकते। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो ये श्याम निहारिकाएं जो होती हैं ये एक दीवार की तरह प्रकाश को रोक देती हैं। हम देखते हैं जो ग्रही निहारिकाएं हैं उनके बारे में। तो जो ग्रही निहारिकाएं हैं इनका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारा बन करके अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है और इसी वजह से इनका आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। फिर हम देखते हैं ओरियन नेबुला के बारे में। तो हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और सबसे चमकीला तारा जो है वो मतलब कि आर्यन नेबुला है। इसको याद रखिएगा, सबसे शीतल और सबसे चमकीला तारों का समूह कौन सा है, तो ओरियन नेबुला। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आगे फिर ब्रह्मांड के बारे में आपको देखना होगा, वो बताया गया है। तो यहाँ से हमारा सौर मंडल शुरू होता है। सौर मंडल के लिए मैंने चित्र लगाया हुआ है, देख लीजिए उसको। काफ़ी नीचे है, थोड़ा PDF सेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, पर ये देखिए ये है हमारा सौर मंडल। यहीं पे थोड़ी बहुत चीज़ें बता देते हैं, फिर ऊपर चल के आपको जो भी थियरी वगैरह दी है वो देख लेते हैं। तो ये है हमारा सौर मंडल और ये देखिए सौर मंडल का जो मुखिया है, यानी कि जो सौर मंडल के पूरे पापा समझिए इनको। तो क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो सौर मंडल के जो मुखिया हैं वो कौन है, तो सौर मंडल के जो मुखिया जो हैं वो हैं सूर्य। और सूर्य के प्रकाश से ही सारे ग्रह उपग्रह ये सारे लोग चमकते हैं। केवल तारे मतलब सूर्य जो है हमारा वो क्या है, तो सूर्य हमारा एक स्टार है। स्टार ही ऐसे होते हैं जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है। तो जो सन है वो अपने खुद के प्रकाश से ही मतलब प्रकाशित होता है, जबकि जो अन्य होते हैं जैसे उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, ये सारे लोग ना इन्हीं तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी को ही ले लीजिए, हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, इसके पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। अगर हमारे मतलब कि सूर्यदेव हमसे नाराज़ हो जाएं कि हम तुमको अपना प्रकाश नहीं देंगे तो फिर हमारे यहाँ क्या होगा, हमारे यहाँ तो जीवन ही मुश्किल हो जाएगा, हम लोग तो एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो वही है, देखते हैं ये जो हमारे सन है ये क्या है, तो ये सौर मंडल के मुखिया हैं। और आगे फिर आपको दूरी के हिसाब से ग्रहों को मतलब सेट करके बताया गया है। देख लीजिए कि सबसे पहला यानी कि सूर्य से सबसे जो नज़दीकी ग्रह है वो आपको मिल जाएगा बुध। उसके बाद सेकंड नंबर का जो है दूरी पे कौन मिलेगा, तो बुध के बाद आपको मिलेगा शुक्र, शुक्र के बाद मिलेगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मिलेगा आपको मंगल, मंगल के बाद आप फिर देख रहे हैं बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आपको मिलेगा शनि, शनि के बाद आ जाएंगे आप अरुण के पास और उसके बाद वरुण के पास। पहले एक जो है तो देखते हैं 8 ग्रह हो गए कि नहीं, तो पृथ्वी 1 हो गया, शुक्र दूसरा हो गया, मंगल तीसरा हो गया, बुध चौथा हो गया, बृहस्पति 5वां, अरुण शनि 7वां। ज़्यादा हो गए क्या, लगता है कुछ ज़्यादा ही हम लोगों ने इसमें ग्रह खोज लिए। तो हमारा जो पहला ग्रह है वो कौन सा है, तो ये हो गया मरकरी, दूसरा हो गया हमारा शुक्र, तीसरा हुआ पृथ्वी, चौथा हमारा हो गया मंगल, 5वां हो गया हमारा बृहस्पति, छठा हुआ हमारा शनि, 7वां हुआ अरुण और 8वां हो गया हमारा वरुण। पहले एक और ग्रह था जिसको हम लोग यम के नाम से जानते थे और उसको 2006 मतलब कि 6 में इस ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि वो ग्रहों की जो भी क्राइटेरिया होते हैं उसको कंप्लीट नहीं कर रहा था। तो ये है हमारा मतलब कि सौर मंडल का फिगर। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि सौर मंडल के बारे में हमें क्या क्या जानना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि हमारे पास ग्रह कितने हैं, तो हमने अभी अभी देख लिए हमारे पास 8 ग्रह हैं। पंडित जी भले ही बताएं कि 9 ग्रह के मतलब कि 9 ग्रह मिलाना है, लेकिन आप उसको भूल जाइएगा। वर्तमान में हमारे पास केवल 8 ग्रह ही हैं
और जिसमें कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसके पास मतलब कि जीवन जीने के लिए दशाएं मौजूद हैं जिसमें जीवन पाया जाता है। मंगल पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, ऐसे बहुत से साक्ष्य वगैरह वहाँ मिलते हैं जिसकी वजह से मंगल पे जीवन पाए जाने की संभावना बताई जाती है, लेकिन अभी वहाँ पे जीवन पाया नहीं गया है। जब वहाँ पाया जाएगा और मतलब रहने की सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी तो यहाँ जो लोग रह जाएंगे वो लोग जाके फिर मंगल पे रहेंगे। आप लोग अपना अपना टिकट अभी से ही बनवा के रखिए कि अब तो अगला जो नंबर लगाना है वो मंगल पे ही जाके लगाना है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में विस्तार में। तो चलिए देखते हैं अपने सौरमंडल को। सबसे पहले देखते हैं कुछ सौरमंडल से जुड़ी हुई बातें। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो विभिन्न ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का तथा अन्य आकाशीय पिंड हैं, इनके समूह को हम क्या कहते हैं? तो सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल कहते हैं। और जो सौरमंडल है इसमें सूर्य का प्रभुत्व है, क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 जो है वो द्रव्य सूर्य में निहित है। आगे देखते हैं कि सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है, यानी कि जो सौरमंडल है हमारा उसमें सारे के सारे ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का जो भी है, अगर उनको वो मतलब वो प्रकाशित हो रहे हैं तो केवल और केवल सूर्य के प्रकाश से ही, खुद उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। फिर हम देखते हैं प्लेनेमस के बारे में बताया गया है कि प्लेनेमस क्या है? तो सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जो जुड़वा पिंडों का समूह है उसको प्लेनेमस कहा जाता है। तो देखते हैं अपने सूर्य के बारे में। अब सबसे पहले सूर्य के बारे में ही देखना चाहिए क्योंकि वो हमारे सौरमंडल के प्रधान हैं, तो प्रधान को सम्मान सबसे पहले मिलना ही चाहिए। तो हम सबसे पहले सूर्य को देखते हैं, जिसको अंग्रेजी में सन कहते हैं। एक और सन होता है जिसका मतलब पुत्र होता है, आप मुझे उसकी स्पेलिंग कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं सूर्य सौरमंडल के प्रधान है और जो हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला है इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। हम देखते हैं कि यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकेंड की बात हो रही है की गति से परिक्रमा कर रहा है। और इसका जो परिक्रमण काल यानी दुग्ध मेखला केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? तो 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष लग जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? तो जो 250 मिलियन वर्ष है इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, यानी कि कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। आगे कह रहे हैं कि जो सूर्य है वो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये चीज़ें जरूर याद रखिएगा कि सूर्य अपने अक्ष पर मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में, ध्रुवीय भाग जो है वो 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा कर लेता है। आगे हम देखते हैं सूर्य क्या है। तो सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम, अन्य तत्व 2.5% होते हैं। तो ये चीज़ पूछी जाती है कि हाइड्रोजन का इसमें कितना परसेंटेज होता है। हम देखते हैं कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड यानी कि कोर कहलाता है और इसका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? तो 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। और जो सूर्य का बाहरी सतह है इसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। भैया सूर्य का जो बाहरी सतह है उसका 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। आगे फिर हेंस बेथ के बारे में बताया जा रहा है कि इन्होंने बताया कि 10⁷ डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, कई बार पीसीएस में पूछा भी गया है कि जो सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पे काम कर मतलब प्राप्त होती है या फिर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है उससे सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं जो सूर्य का दीप्तिमान सतह है उसको क्या कहते हैं? तो उसे फोटोस्फीयर यानी कि प्रकाश मंडल कहते हैं। और प्रकाश मंडल के जो किनारे होते हैं वो प्रकाशमान नहीं होती क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषण कर लेता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे वर्णमंडल यानी कि क्रोमोस्फीयर कहा जाता है और इसका रंग लाल होता है। आगे हम देखते हैं जो सूर्य ग्रहण होता है उस टाइम पे एक घटना होती है कि जब आप देखेंगे जब पूरी तरह से पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाता है उस टाइम पे सूर्य का जो प्रकाशित भाग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सूर्य किरीट कहा जाता है यानी कि कोरोना कहा जाता है। और यह सूर्य का कौन सा परत है? तो बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट जो है एक्स रेज उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। और
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। तो ये जो मतलब कि लोग आपने देखा होगा घरों में जो दादा पापा लोग होते हैं वो बच्चों को मना करते हैं कि सूर्य ग्रहण जब भी हो रहा है तो बाहर जा कर के उसको आंखों से मत देखो, अच्छा नहीं होता। तो इसी वजह से अच्छा नहीं होता क्योंकि उनसे एक्स रेज निकलती है। तो आपको इसका फिगर दिखा देते हैं, इसका भी फिगर मैंने लगा के रखा हुआ है ताकि आपको आइडिया हो कि जो मतलब कि पूर्ण सूर्य ग्रहण में कौन सा भाग प्रकाशित हो रहा है। ये देखिए, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण में आप ये जो यहाँ पे प्रकाशित भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग यही है कोरोना यही है, यानी यही है किरीट। इतना ही भाग प्रकाशित होता है जब सूर्य ग्रहण लगता है, यानी कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब की बात हो रही है, जब मतलब कि आधा लगता है तब की बात नहीं चल रही यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं फिर हम आगे फिर आपको बताया गया है कि जो सूर्य की उम्र है वो कितनी है, तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की उम्र है। आगे देखते हैं कि भविष्य में सूर्य के द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो टाइम है वो 10⁻11 वर्ष बताया गया है। फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं सौर ऊर्जा को, यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसको उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये जो हमारी पृथ्वी है इसको 2 पार्ट्स में जो है 0 डिग्री डिवाइड करती है, यानी कि ये भूमध्य रेखा हमारे पृथ्वी को 2 भाग में डिवाइड करती है। और ये जो हेमिस्फीयर है उसको मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये जो उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे की बात चल रही है कि जो उत्तरी ध्रुव है उस पर जो सौर ज्वाला होती है उसको क्या कहते हैं, तो ऑरोरा बोरियालिस यहाँ पे कहा जाता है। और ये जो दक्षिणी ध्रुव है यानी कि 90 डिग्री दक्षिण, यहाँ पे जो सौर ज्वाला हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। आगे हम देखते हैं ब्रह्मांड के बारे में, जो हमारा बदलता दृष्टिकोण है। पहले ब्रह्मांड को लेकर के क्या बातचीत हुई थी, वर्तमान में मतलब ब्रह्मांड को लेकर के क्या बातें स्वीकार्य है, ये बात यहाँ आपको बताई गई है। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में माना जाता था, यानी कि प्रारंभ में माना जाता था कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी सारे जो ग्रह हैं, सारे जो उपग्रह हैं, ये सब पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं और सब दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। लेकिन फिर बाद में इस पे चेंजेस आता है। हम देखते हैं कि जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी कि सेलेस्ट्रिकल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं यानी ऑर्बिट में करते थे। इसे क्या कहा जाता था, तो ये जो मतलब की थियरी थी इसे जियोसेंट्रिक थियरी कहा जाता था, यानी भू केंद्रीय सिद्धांत कहा जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है, सारे जो ग्रह वगैरह हैं, जो उपग्रह हैं, ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो जो भू केंद्रिक सिद्धांत है इसको प्रतिपादित मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा कब किया गया था, तो 140 ईस्वी में किया गया। आगे फिर हम देखते हैं पोलैंड के खगोल शास्त्री हैं जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने 1473 से 1543 के मध्य में यह दर्शाया कि जो सूर्य है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र उस टाइम पे बन गया। और इसे कौन सा मतलब कि सिद्धांत कहा गया, तो इसे हेलियोसेंट्रिक थियरी यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। आगे हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में एक और आते हैं व्यक्ति जिनका नाम है टाइको ब्रेह, और इनके सहायक एक लोग रहते हैं जोहानेस कैपलर। और इन्होंने कब, तो 1571 से 1630 के मध्य में ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया, यानी कि सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया। आगे हम देखते हैं 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में जाकर के जो है हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट होने लगी, और फिर उसके बाद सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में होने का जो गौरव प्राप्त था वो भी समाप्त हो गया, यानी कि जो जियोसेंट्रिक थियरी या जो मतलब कि हेलियोसेंट्रिक थियरी दी गई थी, ये दोनों की दोनों थियरी अब कोई विशेष काम की नहीं रह गई जब से 20वीं सदी के आरंभ में जब हमारी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई तब से। फिर आगे हम देखते हैं केपलर के बारे में बताया गया है कि केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वो कैसा है, तो वो
दीर्घवृत्ताकार है। कैसा? तो दीर्घवृत्ताकार है इस तरह से। आगे हम देखते हैं सूर्य के धब्बे। तो जो सूर्य के धब्बे हैं वो चलते हुए गैसों के खोल हैं और इसका जो तापमान है वो आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्षों तक ये धब्बा जो है वो बढ़ता है, बाद के 11 वर्षों में यह धब्बा घटता है। आगे देखते हैं, जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात यानी मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं और इससे चुंबकीय सुई की जो दिशा है वो बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविज़न, बिजली चालित जो मशीन है उनमें गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। फिर हम देखते हैं जो सूर्य का व्यास है वो कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। फिर हम देखते हैं सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य तप का कितना भाग प्राप्त होता है, तो 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। कहीं 1% भाग हमें मिलना स्टार्ट हो जाए तो हम लोग तो सुलग के एकदम राखी हो जाएंगे। गांव में ऐसा ही कहते हैं। फिर आगे हम देखते हैं, सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं मध्यरात्रि के सूर्य। आपने ये बात सुनी होगी कि मध्यरात्रि के सूर्य की घटना, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। तो मध्यरात्रि के सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर रात को चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई पड़ता है, तो ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, स्पेशली ये जो नॉर्वे वाला रीजन है ना वहाँ पे दिखाई पड़ता है। वहीं पे कहते हैं कि रात को 12 बजे वहाँ सूर्य का जो प्रकाश है वो थोड़ी देर के लिए चमकता है और इसी वजह से जो नॉर्वे है उसको मध्यरात्रि का देश भी कहा जाता है। मध्यरात्रि सूर्य का देश इस टाइप का कुछ कहते हैं किसको, तो नॉर्वे को। आप मुझे नॉर्वे की राजधानी जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि नॉर्वे जो है वो किस कि महाद्वीप का हिस्सा है या किस महाद्वीप का वो देश है, ये भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सौरमंडल के जो पिंड हैं उनके बारे में। पहला पिंड है अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसे IAU कहा जाता है। इसी ने जो है यम जो हमारा था उसको ग्रह की सूची से बाहर किया था। तो आगे देखते हैं, जो IAU है इनका जो है प्राग में सम्मेलन होता है, कब, 2006 में। उसके अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को इन्होंने 3 श्रेणियों में बांटा। पहले कौन सा जो है श्रेणी है वो है परंपरागत ग्रह और इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को इन्होंने शामिल किया। फिर आगे जो है इन्होंने दूसरा जो श्रेणीबद्ध किया वो हो जाएंगे बौने ग्रह। बौने ग्रह में प्लूटो, चिरान, सेरस, 2003 UB और 313 को शामिल किया। और जो लघु सौरमंडलीय पिंड है उसमें इन्होंने धूमकेतु, उपग्रह और अन्य खगोलीय छोटे पिंडों को सम्मिलित किया। फिर हम देखते हैं ग्रहों के बारे में बता रहे हैं कि ग्रह क्या है, तो ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को इनके अनुसार पूरा करें। पहली शर्त है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करें। दूसरा है कि उनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। और तीसरा क्या है कि उनके आसपास का जो क्षेत्र हो वो साफ हो, यानी आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की जो उपर्युक्त परिभाषा है INU की, ये प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर जो हमारा यम यानी कि प्लूटो ग्रह था उसको इस यानी कि ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की जो संख्या है वो 9 से घट करके केवल 8 रह गई। यम को जो है वो बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। बेचारा वो ग्रह था हो गया कि 2006 के बाद से बौना ग्रह हो गया। आगे हम देखते हैं कि ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला जो भाग है वो है पार्थिव और दूसरा है गैसीय या बाह्य ग्रह, इस टाइप से भी कहते हैं। एक पार्थिव होता है और एक गैसीय होता है। इसको इन लोगों ने बृहस्पति या बाह्य ग्रह भी बताया है और इसको गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। आगे हम पहले पार्थिव ग्रह के बारे में देखते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं। तो इसमें आपको बुध मिल जाएगा, शुक्र मिलेगा, पृथ्वी मिलेगा, मंगल मिलेगा और इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये क्योंकि ये पृथ्वी के सदृश होते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो है ये है अगर ये हमारा सूर्य मान लिया जाए तो दूरी के अनुसार भी ये लोग इसी क्रम में हैं। पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, बुध शुक्र, फिर पृथ्वी आएगा हमारा, फिर मंगल आएगा। आगे हम देखते हैं जो बृहस्पति या बाह्य ग्रह हैं वो कौन से हैं, यानी कि जोवियन और आउटर प्लेनेट में कौन कौन शामिल है। तो इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं मंगल, बुध
आगे हम देखते हैं कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से मतलब इन द सेंस कि चश्मा उश्मा हो या ना हो, आप उसको वैसे शांति से देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि आकार के अनुसार जो ग्रह हैं उनको क्रम में बताया गया है कि आप इसको घटते क्रम में अगर सेट करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला यानी कि सबसे बड़ा आकार में कौन सा ग्रह है वो है बृहस्पति, दूसरा कौन सा है शनि, तीसरा है अरुण, चौथा है वरुण, पांचवा है पृथ्वी, फिर शुक्र है, मंगल है, बुध है। अर्थात सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह इसमें आपको बुध मिल जाएगा। 2014 में हमने, मैं इससे हटकर एक घटना बता रही हूँ। 2014 में हमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था। हम एग्ज़ाम देने जा रहे थे। एग्ज़ाम देने से जस्ट पहले मेरा अचानक से मन किया कि क्यों ना मैं थोड़ा लूसेंट को देख लूँ। और हम जाते हुए 10-15 मिनट का जो टाइम था घर से निकलने का, उसको जाते हुए यही वाला चैप्टर खोले थे। और इसमें इस तरीके से नहीं दिखाया गया है। उसमें लिखा हुआ था कि जो मतलब कि आकार के हिसाब से जो शनि है वो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो मैंने उसके पहले वो घटना नहीं पढ़ी थी, वो जो फैक्ट था वो मुझे नहीं पता था। लेकिन हम जब यहाँ से गए और जाते ही जब हमने पेपर खोला तो उसमें मुझे पहला क्वेश्चन यही मिल गया। और उस दिन मैं अपने आप को थैंक्स बोल रही थी कि मैंने आते हुए अच्छा हुआ कि ये वाला क्वेश्चन देख लिया, वरना एक क्वेश्चन छूट जाता। जिस तरह से एग्ज़ाम्स में लोग एक नंबर से रह जाते हैं, उसमें अगर 1 नंबर से आपका हो जा रहा है तो खुशी तो होती ही है फिर। तो इस वजह से हमें ना सारे पॉइंट्स, अगर बुक में पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन्हें देख रखना चाहिए। पता नहीं कौन सा पॉइंट कब हमारी लाइफ को सेट कर दे। तो चलिए देखते हैं आगे। ये तो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई एक घटना थी, वो मैंने आपको बता दी। फिर हम देखते हैं कि घनत्व के आधार पर जो मतलब ग्रहों का क्रम है, इसको भी इन्होंने बढ़ते क्रम में ही सजाया हुआ है। तो बढ़ते क्रम का मतलब है कि सबसे कम जिसका घनत्व है उसको पहले रखेंगे, फिर उससे ज़्यादा जिसका है उसको, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर लास्ट में जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा होगा उसको रखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि सबसे कम घनत्व किसका है, शनि का है। उससे थोड़ा ज़्यादा अरुण, फिर उससे भी ज़्यादा बृहस्पति, उससे ज़्यादा नेपच्यून, उससे भी ज़्यादा मंगल, और इसमें शुक्र ग्रह का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा बताया गया है। आगे फिर बता रहे हैं कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है उसको। और फिर हम देखते हैं कि सबसे नज़दीक कौन सा है। अभी हमने देखा ही सौरमंडल में कि सबसे नज़दीक था बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण यानी कि यूरेनस, फिर वरुण यानी नेपच्यून। और सूर्य के सबसे निकट का जो ग्रह है वो बुध है और सबसे दूर का जो है वो वरुण है। चलिए एक बार फिर से मैप में देख लेते हैं। मैप लगाया ही क्यों है, मैप को मतलब फिगर हमने क्यों लगाया है, इसीलिए तो लगाया है ताकि हम उसको चीज़ों को अच्छे से देख सकें। तो ये देखिए, ये है हमारा सूर्य यानी कि हमारे सन दादा। तो ये है हमारे सूर्य और सबसे नज़दीक में देखिए इनके कौन है, तो मरकरी हैं जो कि ऊपर बने हुए हैं। तो ये है हमारा मरकरी। सबसे पहले कौन आएगा, बुध आएगा, फिर ये देखिए शुक्र आ रहा है। अब ऐसे दिक्कत हो रही है तो लाइन को देखते जाइए, जो उस लाइन पे जो बना होगा वही हो जाएगा। और तीसरे पे आपको दिख रहा है कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी आ रहा है, चौथे पे मंगल आ रहा है, 5वें नंबर पे हमारा बृहस्पति आ रहा है, 6ठे नंबर पे हमारे शनि जी आ रहे हैं और 7वें पे आ रहे हैं अरुण, और जो 8वें पे आ जाएंगे वरुण जो कि यहाँ बने हुए हैं। और एक और चीज़ है, ये जो मंगल और बृहस्पति है इनके बीच में, इनके मध्य में एक पट्टी पाई जाती है जिसे क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो क्षुद्र ग्रह पट्टी है वो किन के मध्य पाई जाती है, तो बृहस्पति और मंगल के मध्य। तो चलिए फिर हम पहुँच चलते हैं अपने उस जहाँ पे हम लोग पहले थे। तो हमने दूरी के हिसाब से देख लिया है ग्रहों का कि सूर्य का जो है दूरी के हिसाब से क्या क्रम है। अब हम आगे देखते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्या क्रम है। तो बढ़ते क्रम में इनको भी सजाया गया है। सबसे कम द्रव्यमान किसका है, तो बुध का है, उससे ज़्यादा मंगल का, उससे ज़्यादा शुक्र का है, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति यानी कि न्यूनतम जो द्रव्यमान है वो किसका है, तो न्यूनतम द्रव्यमान किसका है, बुध का है, और अधिकतम द्रव्यमान किसका है, तो बृहस्पति का है। अब बुध साइज में भी छोटा है, इसका द्रव्यमान भी कम है, सबसे कम टाइम में ये सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। और जो पृथ्वी मतलब बृहस्पति है ये तो साइज में भी बड़ा है, सबसे बड़ा ग्रह माना ही जाता है।
आगे हम देखते हैं परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम, यानी कि मतलब सूर्य की परिक्रमा कितने टाइम में कर लेते हैं, इसके हिसाब से परिक्रमण काल के हिसाब से भी मतलब जो ग्रह हैं उनको क्रम में लगाया गया है। तो हम इनको भी बढ़ते क्रम में देखेंगे। सबसे पहले यानी कि उसको रखेंगे जो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कर लेता है, फिर उससे ज़्यादा कौन लेता है समय, फिर उससे ज़्यादा, फिर इसी तरीके से हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे कम टाइम में कौन लेता है। तो बुध सबसे नज़दीक है, केवल 84 दिन में ही सूर्य की एक परिक्रमा यह पूरा कर लेता है। बुध के बाद आएंगे शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, देन शनि, देन अरुण, देन वरुण। यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम में कौन जो है सूर्य की परिक्रमा कर पाता है, तो वो है वरुण, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर भी तो यही स्थित है ना। फिर हम देखते हैं परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल के अनुसार जो ग्रहों का क्रम है वो यानी कि ये अपनी जो परिक्रमा है वो कितने टाइम में कर लेते हैं, और इसमें भी आपको बढ़ते क्रम में ही सजाया गया है। तो हम देखते हैं जैसे ये लोग रखे हैं वैसे। तो बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि पहले सबसे पहले कौन अपनी परिक्रमा कर लेता है, फिर उसके बाद वो कौन करता है, फिर उसके बाद, और सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगता है अपनी परिक्रमा करने में। तो सबसे मतलब कि पहले बृहस्पति अपना घूर्णन कंप्लीट कर लेता है, यानी अपने अक्ष पर एक चक्कर सबसे पहले यानी सबसे कम टाइम में किसके द्वारा लगा लिया जाता है, तो बृहस्पति के द्वारा। उसके बाद फिर आएंगे शनि, फिर वरुण, देन अरुण, देन पृथ्वी, देन मंगल, देन बुध, देन शुक्र। तो वैसे पूछा जाता है पृथ्वी का ज़रूर याद रखिएगा कौन से नंबर पे आता है। फिर हम देखेंगे अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम, ये भी बढ़ते क्रम में सजाया गया है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मतलब कि बढ़ते क्रम यानी कि सबसे कम कौन झुका हुआ है अपने अक्ष पर, शुक्र, उससे ज़्यादा बृहस्पति झुका है, उससे ज़्यादा बुध, देन पृथ्वी, देन मंगल, देन शनि, देन अरुण, देन वरुण, देन अरुण। और अरुण तो इतना ज़्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ है कि इसको तो लेटा ग्रह का मतलब कि लेटा ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे ये एकदम लेट गया हो, इतना ज़्यादा इसका अपने अक्ष पर झुकाव है। फिर हम आगे देखते हैं शुक्र और अरुण को यदि छोड़ दिया जाए, यानी कि शुक्र और अरुण को अगर हम छोड़ दें तो अन्य जो भी ग्रह हैं उनका घूर्णन और परिक्रमण एक ही मतलब कि परिक्रमण की एक ही दिशा है, यानी कि अगर वो अपना घूर्णन पूर्व से पश्चिम कर रहे हैं तो वो जो परिक्रमण करेंगे सूर्य का वो भी पूर्व से पश्चिम ही करेंगे। और इसका अपवाद कौन है, तो इसका अपवाद आपको मिल जाएंगे कौन कौन, मतलब कि अरुण और शुक्र। फिर आगे जो है इन लोगों के बारे में और भी बातचीत की गई है नीचे। हम देखते हैं कि शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की जो दिशा है वो कैसी है, तो वो पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज यानी कि सुई की दिशा में है। और सुई की दिशा कैसी होती है, एक सेकेंड, ये जो घड़ी की सुई की दिशा है ये कैसे होती है, ये ऐसे होती है ना, सुई इस तरह से घूमती है। तो ये हमारे जो शुक्र और अरुण है इनकी जो दिशा है वो कैसी है, तो शुक्र और अरुण के जो घूर्णन की दिशा है वो क्लॉकवाइज है, यानी कि ये लोग इस तरह से घूमते हैं। आगे हम देखते हैं जो अन्य ग्रह हैं उनके घूर्णन की दिशा कैसी है, तो जो अन्य ग्रह हैं उनके घूर्णन की दिशा एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसे है। ठीक, पहले मुझे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बड़ी समस्या होती थी, मैं सोचती थी ये सब क्या है, फिर मैंने इसको घड़ी देख करके जो है अच्छे से समझ लिया। अब मेरे माइंड से ये बातें नहीं जाती क्योंकि मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से रिलेट करके घड़ी की सुइयाँ किस तरह से घूमती हैं वो सब करके सेट कर लिया है। आप भी ऐसे ही सेट कर लीजिए अगर आपको भी प्रॉब्लम होती हो तो। ऐसे कुछ लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, उनको तो किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, पर हम लोग सामान्य बुद्धि के यानी कि सामान्य आईक्यू वाले इंसान हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम्स होती ही रहती है। तो चलिए देखते हैं मरकरी के बारे में, यानी कि बुध जो कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक वाला ग्रह है, तो इनके बारे में देखते हैं। यह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले आपको दिखाई पड़ता है। फिर बता रहे हैं कि ये जो ग्रह है वो छोटा और सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है। तो याद रखिएगा बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का उपग्रह नहीं है। फिर हम देखते हैं बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका सबसे विशिष्ट गुण है। और यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी कर लेता है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो ग्रह है वो बुध ही है। फिर हम देखते हैं यहाँ दिन अति गर्म और रातें अधिक बर्फीली होती हैं। इनका जो तापांतर है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक होता है, यानी 600 डिग्री सेल्सियस तक। और इनका जो टेम्परेचर है वो रात में
173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी दिन में 427 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुंच जाती है और रात में जो ठंडाई वाला मौसम है वो -173 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और वैसे भी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह में है, तो वो उसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे मरकरी यानी कि बुध में। फिर हम देखते हैं वीनस के बारे में यानी कि शुक्र जी के बारे में। ये हमारी बहन यानी कि हमारे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती हैं, तो इनके बारे में तुम्हें देखना ही चाहिए। तो यह जो है वो पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे चमकीला ग्रह कई बार यूपीपीएससी में पूछा गया है और सबसे गर्म ग्रह भी है। आगे हम देखते हैं शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि ये सुबह और शाम में चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। और फिर हम देखते हैं, अच्छा आगे दिया भी है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। फिर हम देखते हैं जो शुक्र है वह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज यूं परिक्रमा करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि ये क्लॉकवाइज चक्रण करता है और इसको जो है यानी कि शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह यानी कि पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये इनका जो घनत्व, आकार और व्यास है वो कैसा है, तो वो पृथ्वी के समान है। फिर हम देखते हैं कि अभी ऊपर बताया कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि शुक्र के पास अपना खुद का कोई उपग्रह नहीं है। फिर आगे हम बृहस्पति यानी जुपिटर को देखते हैं जो कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह है भाई हमारे सौरमंडल का। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो जो जुपिटर है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में केवल 10 घंटा का टाइम लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में इनको 12 वर्ष लग जाते हैं, औकात समझ आ जाती है इनको। आगे हम देखते हैं कि बृहस्पति का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1,000वां भाग है। फिर हम देखते हैं जो इसके उपग्रह हैं यानी कि बृहस्पति के उपग्रह जो हैं वो ज्ञानीमीड यानी कि पीले रंग का ज्ञानीमीड है और सभी उपग्रहों में ये सबसे बड़ा उपग्रह भी है। कौन, तो ज्ञानीमीड। आगे हम देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल यानी कि मार्स। तो मंगल के बारे में क्या है कि इन्हें लाल उपग्रह मतलब लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट कहा जाता है। और इनका जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है, तो फेरस ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण इनका रंग लाल होता है। हम देखते हैं यहाँ जो है यानी कि जो मंगल है यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं और इसकी जो कक्षा तली है वो 25 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। फिर हम देखते हैं कि इसके दिन का मान कितना होता है, तो दिन का मान एवं अक्ष का जो झुकाव है वो कैसा है, तो पृथ्वी के समान है। यानी कि इसकी ना तुलना की गई है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो पृथ्वी से समानता रखती है। आखिर क्यों लोग जा कर के वहाँ मंगल पे बसने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्यों वहाँ जीवन के मतलब कि खोजे जा रहे हैं कि क्या कोई जीवन के यहाँ पे साक्ष्य मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या जीवन जीने के लिए संभावनाएं होंगी या नहीं होंगी, या क्या पता संभावनाएं हों पहले से ही हम लोग उन्हें तलाश न पाए हों। तो वही है, आपको इससे मतलब कि कंपेयर कराया जा रहा है कि जो है क्या, तो मंगल इसके दिन का मान और अक्ष का जो झुकाव है वो पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगा लेता है, जबकि जो हमारा मतलब कि हमारी पृथ्वी है उसको भी देखिए 24 घंटे में एक चक्कर लगा ही लेती है। आगे देखते हैं कि जो मतलब मंगल है इसके 2 उपग्रह हैं जिसमें आपको मिलेगा फोबोस, इसको फिबोस भी कहते हैं, डिमोस, ये 2 उपग्रह हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में इनको 687 दिन लगते हैं। हम देखते हैं कि सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलिपस मेसी, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। और कहाँ पे आपको मिलेगा, तो ये मंगल ग्रह पे आपको मिल जाएगा निक्स ओलंपिया पर्वत और ओलिपस मेसी ज्वालामुखी, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं मार्स ओडिसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति की सूचना मिली है। इसीलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 को नासा जो कि मतलब कि यूएस की स्पेस एजेंसी है, इसके बारे में बता रहे हैं कि इनका मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्ष यान जो है वो मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा और ये मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है।
आगे हम देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसने अपना मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, जिसका नाम है PSLV-C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान है। इसरो सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम, नासा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजा। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं मॉम और मतलब कि ये जो मार्स ऑर्बिटर मिशन है, इसके बारे में अभी जो 11 फरवरी 2024 को ROARO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। आगे हम देखते हैं कि सैटर्न के बारे में यानी शनि के बारे में। तो ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके साथ हम देखते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो इसके तल के चारों ओर वलय का होना यानी कि छल्ले पाए जाते हैं, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। इनके वलयों की संख्या कितनी है तो 7 है। ये सब इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है कि कौन, शनि। इसी वजह से शनि को पीला ग्रह भी कहा जाता है। हम देखते हैं शनि का जो घनत्व है बहुत कम है और अगर इसे आप पानी में डुबा देंगे तो ये पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरता रहेगा। आगे देखते हैं इनका सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा था तो वो मतलब कि गैनीमीड था जो कि बृहस्पति का था और दूसरा सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है। और ये टाइटन किसका उपग्रह है तो ये शनि का है। हम देखते हैं जो शनि जी हैं वो मतलब साइज़ में किसके बराबर हैं तो बुध के बराबर हैं। और टाइटन की जो खोज है यानी कि इनका जो सबसे बड़ा उपग्रह है इसकी खोज 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री जिनका नाम था क्रिश्चियन हाइजोन, इनके द्वारा की गई थी। टाइटन के बारे में बता रहे हैं कि जो टाइटन है ना वो एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसी स्वयं का सघन वायुमंडल है। यानी कि टाइटन पर भी जैसे हमारे यहाँ वायुमंडल है वैसे ही टाइटन पर भी उनका अपना वायुमंडल है। फिर हम देखते हैं फोबे नामक एक व्यक्ति हैं, मतलब हैं नहीं थे, इन्होंने शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है ऐसा बताया। तो फोबे नामक शनि का उपग्रह, अरे यार हद हो गई एकदम से। तो जो शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है फोबे और इसकी जो है कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में वह परिक्रमा करता है। यानी कि जो फोबे नामक शनि का उपग्रह है वो शनि की कक्षा में जो जैसे शनि घूमता है ना उसके विपरीत दिशा में ये परिक्रमा करता है। फिर हम यूरेनस यानी अरुण जी के बारे में देखते हैं और ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो हमने सबसे पहला देखा कि सबसे ज़्यादा कौन बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा है वो बृहस्पति है। सेकंड नंबर पे शनि आता है और शनि सेकंड नंबर पे शनि और तीसरे नंबर पे कौन आ रहे हैं तो अरुण जी आ रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे अरुण आता है। आगे हम देखते हैं इसका तापमान कितना होता है। तो इसका जो तापमान है वो लगभग 215 यानी कि -215 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। फिर हम देखते हैं कि जो अरुण है इसकी खोज किन के द्वारा की गई थी। तो 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा अरुण की खोज की गई और इसके यानी कि अरुण के चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। आगे हम देखते हैं यह अपने अक्ष पर यानी जो अरुण है उनके बारे में बता रहे हैं कि यह अपने अक्ष पर कैसे घूमते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। और ये भी बता रहे हैं कि जबकि अन्य जो ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वामावर्त घूमते हैं। जहाँ यहाँ पे यानी कि जो अरुण है यहाँ पे सूर्योदय कैसे होता है तो पश्चिम की ओर और जो सूर्यास्त है वो पूर्व की ओर होता है। यानी कि एकदम हमारे विपरीत, जैसे हमारे यहाँ पूर्व की ओर सूर्य निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है वैसे इनके यहाँ नहीं होता। इनके यहाँ सूर्य जो है पश्चिम की ओर उगता है और पूरब की ओर जा कर के डूब जाता है। और कहाँ पे ये घटना हो रही तो अरुण जो मतलब ग्रह है वहाँ पर। आगे हम देखते हैं इनके सभी जो उपग्रह हैं वह भी पृथ्वी के विपरीत दिशा में ही परिभ्रमण करते हैं और यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है।
इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है टाइटेनिया, तो जो टाइटेनिया है वो अरुण का उपग्रह है, जबकि जो टाइटन है वो शनि का उपग्रह है। तो ध्यान से इसको देखिएगा वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। टाइटेनिया अरुण का उपग्रह है सबसे बड़ा वाला, और जो टाइटन है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आगे हम देखते हैं वरुण के बारे में यानी नेपच्यून के बारे में। तो जो नेपच्यून है इसकी खोज 1846 में जर्मन खगोलक जिनका नाम था जॉन गॉले, इनके द्वारा की गई। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से बाहर सबसे दूर स्थित ग्रह है, और ये जो है हरे रंग का होता है, वरुण हरे रंग के होता है, और ये हरा रंग मतलब कि यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मीथेन गैस मिलेगी। कहाँ पे? तो वरुण का जो है सबसे प्रमुख उपग्रह में आपको मिल जाएगा जिसका नाम है ट्राइटन। आगे हम अपनी पृथ्वी के बारे में अब देखते हैं। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का जो अक्ष है वो उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो पृथ्वी मतलब हमारी अर्थ है उसका अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये उसका फिगर भी बनाया गया है। ये है हमारी पृथ्वी और इसको थोड़ा झुका हुआ बनाया गया है। हम इसको एक से सिंपल से जो है देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा साउदर्न हेमिस्फीयर। आगे हम देखते हैं जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में है उसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, जिसको यहाँ इन लोगों ने कर्कवृत्त बताया हुआ है। और जो ना मतलब यही 23.5 डिग्री जब नीचे आएंगे साउथ में तो इसको हम लोग मकर रेखा या मकर वृत्त कहते हैं। तो विषुवत रेखा को इन लोगों ने विषुवत वृत्त कहा है, कर्क रेखा को कर्क वृत्त कहा, मकर रेखा को इन्होंने मकर वृत्त कहा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष का आगे फिर आपको जो है मिलेगा मतलब कि जब हम और ऊपर जाएंगे तो ये आपको मिलेगा 66.5 डिग्री। और ये जो उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव और इधर नीचे 90 डिग्री दक्षिण को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर ये देखिए पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है? तो वो 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। आगे फिर हम तो ये हमने देख लिया। आगे हम देखते हैं जो मतलब पृथ्वी का झुकाव और उसका कक्षा तल है, ये इसका फिगर है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता ही दिया, यही सारी बातें हैं। फिर हम देखते हैं जो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी यानी कि पृथ्वी जो है वो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर आपको जीवन मिलेगा। और जो हमारी पृथ्वी है उसका एक उपग्रह भी है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चंद्रमा। फिर हम देखते हैं इसका जो विश्वतीय व्यास है यानी कि पृथ्वी का विश्वतीय व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है। इसका ध्रुवीय व्यास आपको 12,713.6 किलोमीटर मिल जाएगा। और इन दोनों में अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। ये आपसे ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का विश्वतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास का अंतर 47 डिग्री सेल्सियस मतलब 47 किलोमीटर है। तो आपको अगर पता होगा कि 47 नहीं है 43 है तो आप इसको सही कर ले जाएंगे, वरना फिर रॉन्ग होना तय है। आगे हम देखते हैं कि नोट में इन्होंने बताया है पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है और इसकी जो गणना है वो सर्वप्रथम करने वाले कौन है? तो इरेटोस्थनीज हैं। फिर आगे हम इधर नीचे देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। हम देखते हैं पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहा जाता है। और इससे क्या होता है? तो इससे दिन और रात होते हैं। फिर हम देखते हैं पृथ्वी को सूर्य की एकमात्र परिक्रमा पूरी करने में कितना टाइम लगता है? तो 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट 46 सेकंड लगते हैं। तो इतना मत याद रखना भैया, 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, इतना ही याद रखिएगा। ये जूनियर एडिट में क्वेश्चन पूछा गया था, एनसीईआरटी में भी ये मतलब कि इसी तरह से लिखा हुआ है। आगे बता रहे हैं कि इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का जो माध्य वेग है वो लगभग कितना होता है? तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे हम देखते हैं सूर्य के चतुर्दिक पृथ्वी के
इस परिक्रमा को क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है। यानी कि जो सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है, जब वो एक टाइम पे पूरा उसको कर लेती है, तो इस गति को क्या कहते हैं, तो इस गति को वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहा जाता है। यानी कि सूर्य के चारों ओर जो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, इसको परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण। और जो पृथ्वी जो है अपने ही चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो उसे परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में जो टाइम लगता है उस समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे आगे बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बना करके समायोजित किया जाता है। और लीप वर्ष में फिर वही मतलब कि हर बार मतलब हर एक साल में 6 घंटे बढ़ रहे हैं, तो 4 साल में 24 घंटे हो गए, तो वही 24 घंटे को एक दिन मान करके फरवरी मंथ में हर 4 साल में एक दिन ऐड करके लीप वर्ष बना दिया जाता है। और जो लीप वर्ष होता है फिर वो 366 दिन का हो जाता है। और इसको हम देखते हैं कि ये फरवरी महीने में 28 के बदले 29 दिन हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण या सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं आकार एवं बनावट की दृष्टि से जो पृथ्वी है वो शुक्र के समान है, हमने इसको ऊपर भी देखा था। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का तारा है। और ये पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आगे फिर नोट में दिया हुआ है आपको कि 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ यानी IAU की प्राग यानी चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो को जो ग्रह का दर्जा था उसको छीन लिया। अभी ऊपर हमने देखा ही था। और इसमें ये बताया गया है कि क्यों छीना गया, क्योंकि इसकी जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है और इसके साथ ही यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरता है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है और यह सूर्य का निकटतम तारा भी है। कौन, तो यानी प्लूटो जिसका नाम है। आगे हम देखते हैं साइरस या फिर डॉग स्टार जो है वो पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। यह सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है, यानी कि सूर्य से भी ज़्यादा इसका जो है यानी कि 2 गुना द्रव्यमान है। तो हम देखते हैं कि यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा भी है। कौन, जिसका नाम है साइरस या डॉग स्टार। फिर हम देख लेते हैं अपने चंद्रमा मामा को यानी चंदा मामा जी को यानी कि मून को। तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं सेनोलॉजी। और चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो शांति सागर कहते हैं। इस पे मतलब ये जो चंद्रमा पर धूल का मैदान है इसको जो शांति सागर कहते हैं। तो कहा जाता है जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे तो सर्वप्रथम यहीं पे उतरे थे और उनके अभी पैरों के निशान आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ वायुमंडल तो है नहीं, तो जो चीज़ें जैसे हो गई वैसे बनी पड़ी हैं। फिर हम देखते हैं ये चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है, यानी कि साउदर्न वाला साइड की बात कर रहे हैं, जहाँ पे होड़ लगी हुई है, लोग यान भेजे जा रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर भेज रहे हैं, फिर मतलब कि भेजा जा रहा है। आगे हम देखते हैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिज़ पर्वत यानी कि 45,000 फीट यानी 10,668 मीटर, ये चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। तो इसका क्या नाम है, लीबनिज़ पर्वत। हम देखते हैं कि चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन भी ये कंप्लीट कर लेता है, यानी इसका परिक्रमण और परिभ्रमण समान है लगभग। देखते हैं यही कारण है चंद्रमा का सदैव एक ही भाग आपको दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देखा जा सकता है, यानी कि 100% कभी नहीं देख सकते, हाईएस्ट हम लोग 57% भाग ही देख सकते हैं। आगे देखते हैं चंद्रमा का जो अक्ष तल है वो पृथ्वी के अक्ष के साथ
58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है और इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। फिर हम देखते हैं चंद्रमा का जो व्यास है 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है, तो 1/81 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन यानी 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड होती है। इस समय को क्या कहा जाता है, तो एक चंद्रमास या साइनोडिक मास भी इसको कहा जाता है। अगर नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। 27.5 दिन यानी 27 दिन 60 घंटा 43 मिनट और 11.6 सेकंड की अवधि को क्या कहा जाता है, तो इसको नक्षत्र मास कहा जाता है। अब इतने भयानक डाटा कौन ही याद करेगा, 27 दिन 60 घंटे याद रखिए, बहुत है। आगे हम देखते हैं कि ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना होता है, तो 11:5। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चलता है कि जो चंद्रमा है वहाँ भी उतना ही पुराना है, यानी कि जो चंद्रमा है वह भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, यानी कि 460 करोड़ वर्ष पुराना हमारा पृथ्वी और चंद्रमा दोनों है। और ये जो चट्टानें हैं इनमें आपको टाइटेनियम अधिक मात्रा में मिलेगा। फिर हम देखते हैं सुपरमून, और जो सुपरमून है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं और इसे पेरिजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है और ये घटना 2023 में देखी गई थी। आगे फिर कब देखी जाएगी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, खोज करके, गूगल करके। आगे फिर हम ब्लू मून के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लू मून भी इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट है कि एक कैलेंडर माह में अगर 2 पूर्णिमाएं पड़ जाएं तो दूसरी जो पूर्णिमा होती है उसी को ब्लू मून कहा जाता है। इसका मुख्य कारण क्या होता है, तो 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम का होना इसका मुख्य कारण है। ऐसे 2-3 साल पर होता रहता है, हमेशा नहीं होता कि हर महीने में आप चेक करने बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 और 31 अगस्त को देखा गया था, यानी 2 अगस्त और 31 अगस्त एक ही महीने में 2 पूर्णिमा को देखा गया। आगे हम देखते हैं इसमें से 31 अगस्त की पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं, मून ईयर उन्हें कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि 2018 जो था वो मून ईयर था। फिर यहाँ सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के बारे में बताया गया है कि चंद्रमा पर वह स्थान जहाँ अमेरिका का अंतरिक्ष यान यानी अपोलो 11 उतरा था उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है और यही है जहाँ पे जो है उनके नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा पहली बार पदार्पण किया गया था। तो चलिए ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। कुछ अगर ह्यूमन एरर की वजह से कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, आप उसको मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको ज़रूर सुधार करूँगी। वैसे तो थक गए, लगातार इतनी देर से बोल ही रहे हैं, फिर भी आप लोग ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, एक लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। जो लोग देखते हैं रेगुलर उनके लिए कह रहे हैं, जो लोग आयाराम गयाराम की राजनीति कर रहे हैं उनसे तो कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे जो भी वीडियोज़ आते हैं उनको लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।